नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है अध्याय 11 जिसका नाम है मशीनों का युग। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम कोई भी काम करने क्यों ना जाएं, हम हर एक काम के लिए मशीनों पर डिपेंडेंट हैं। आप बात करें अपने मोबाइल फोन की, वॉशिंग मशीन की या फिर मिक्सी की, हर एक चीज क्या है, ये एक मशीन ही तो है। तो चलिए आज इस मशीनी युग के बारे में जानते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम लोग शुरू करने वाले हैं आप लोगों का अध्याय नंबर 11। आपके अध्याय नंबर 11 का नाम है मशीनों का युग, एरा ऑफ मशीन्स। ठीक है, तो बच्चों इस पूरे के पूरे अध्याय में हम लोग मशीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किस प्रकार से मशीनों का युग आया, उसमें कौन कौन से बदलाव आए हैं। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पाषाण युग से मशीनी युग तक आते आते मनुष्य को हजारों साल लग गए। प्रारंभ में मनुष्यों को अपने आसपास से पत्थर ही दिखते थे, उन्हें उठाकर वो जानवरों पर मारता था, दूर से पत्थर फेंककर वो जानवरों का शिकार करने लगा। देखिए, वो जो पाषाण युग से आज मशीनी युग तक आते आते मनुष्यों ने हजारों वर्षों का समय पार किया है। ठीक है, पहले लोग क्या करते थे, उनके पास कोई औजार नहीं थे, तो पत्थर उठाते थे और जानवरों को मार देते थे। ठीक है, इसी तरीके से वो उनका शिकार करते थे। फिर बच्चों जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, आगे देखिए क्या होता है। फिर प्रारंभ में आदि मानव को धातुओं का कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है, लेकिन ये उसे अचानक प्राप्त हो गए। तो स्टार्टिंग में बच्चों आदि मानव को ना धातु के बारे में कुछ भी नहीं पता था, अचानक से उनको इसकी विद्या प्राप्त होती है। ठीक है, शायद ऐसा हुआ हो कि किसी धातु का पत्थर, संभवतः तांबे का कोई टुकड़ा आग में संयोग से डल गया हो। फिर मानव ने ये देखा हो कि आग बुझ जाने के बाद भी पत्थर के कुछ टुकड़े बच गए हैं। ये टुकड़े सख्त और बहुत चमकदार थे। जब उसने इन टुकड़ों को पत्थर से तोड़ने का प्रयास किया, तब उसने पाया कि टुकड़े टूट नहीं रहे थे, अपितु फैल रहे थे। तो बच्चों ऐसा माना जाता है कि किस प्रकार से धातुओं का ज्ञान आदि मानव का हुआ। हो सकता है कभी कोई धातु का टुकड़ा आग में गिर गया हो। ठीक है, और इन लोगों ने ये देखा कि आग बुझने के बाद भी वो टुकड़ा क्या हो रहा है, चमक रहा है। और जब उन्होंने उस टुकड़े को पत्थर से तोड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने ये देखा कि वो टूटने के बजाय, एक तो वो टूट नहीं रहा है और टूटने की बजाय वो फैलता जा रहा है। ठीक है, इस घटना ने उसे काफी प्रभावित किया और वो सोचने लगा कि इससे हथियार और औजार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी घटना से हो सकता है आदि मानव ने ये सोचा हो कि हम औजार बना सकते हैं और हथियार भी अपने लिए बना सकते हैं। अब इस धातु के हथियार और औजार बनने लगे। ठीक है, तो बच्चों अब उन लोगों ने धातुओं से औजारों को बनाना शुरू किया। ठीक है, तो अंत में बच्चों ये माना जाता है कि मनुष्य द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी, तांबा थी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये आपके पाषाण युग के कुछ औजार हैं। ठीक है, चलिए देखिए, समय के साथ साथ मनुष्य ने एक अन्य धातु लोहे की खोज की। उसने फिर लोहे के औजार बनाए। लोहा बहुत ही उपयोगी धातु सिद्ध हुआ। तो सबसे पहले तो आदि मानव ने क्या किया, तांबा खोजा। उसके पास समय व्यतीत होने के साथ ही साथ इन लोगों ने एक अन्य धातु को खोजा जिसका नाम आपका लोहा था। ठीक है, लोहे से भी इन्होंने औजार बनाए और लोहा कितना उपयोगी है हम सभी जानते हैं। ठीक है, तांबे की तुलना में लोहा के औजार बहुत ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होते थे। ठीक है, इनसे वो आसानी से मिट्टी खोद सकता था और पेड़ को काट सकता था। आधुनिक मशीनी युग लोहे पर ही निर्भर है। ठीक है, ये जो हमारा आधुनिक मशीनी युग चल रहा है, ये पूरा का पूरा किस पर निर्भर है, हमारा ये हमारे लोहे पर ही निर्भर करता है। ठीक है, अब बच्चों हम ये देखेंगे भाप के इंजन का आविष्कार कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए, तो भाप की शक्ति की खोज बच्चों सबसे पहले 1769 में जेम्स वॉट ने किया था। ठीक है, और उन्होंने इसकी खोज किया था, इससे उन्होंने भाप का इंजन बनाया था। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जब उन्होंने जेम्स वॉट ने ये मशीन बनाई थी, इंजन बनाया था, उस समय वर्षा ऋतु में इंग्लैंड में कोयले के खानों में पानी भर जाता था। ठीक है, बारिश होती थी, कोयले के खानों में पानी भर जाता था। ठीक है, ये कोयले की खुदाई को कठिन बना देता था। आप सभी जानते हो कोयले की खदान में खुदाई करना कितना कठिन होता है, और पानी भर जाने की वजह से ये काम और ज्यादा कठिन हो जाता था। ठीक है, ठीक से कार्य करने के लिए जल को पंप द्वारा खींचकर बहुत जल्दी बाहर निकाला जाता था, और ये ठीक से काम करने लगे, इसीलिए पंप के जरिए इस पानी को बाहर निकाल लिया जाता था। खानों से जल बाहर खींचने के लिए एक शक्तिशाली पंप की आवश्यकता थी, लेकिन अब पंप ऐसे तो बनेगा नहीं, उसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली पंप चाहिए। ठीक है, तो जेम्स वॉट द्वारा आविष्कारित भाप की शक्ति का उपयोग खानों से जल निकालने के लिए बच्चों किया जाने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार उसने एक भाप का इंजन बनाया। ठीक है, यही है देखिए रॉकेट, जिसका जॉर्ज स्टीफेंस द्वारा आविष्कार किया गया।
ठीक है, यही है वो। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, जेम्स वॉट के भाप के इंजन ने रेलवे इंजन के आविष्कार को एक नई दिशा प्रदान की, और इस भाप इंजन के आविष्कार ने क्या किया, रेलवे इंजन के आविष्कार को भी एक नई दिशा दे दी। ठीक है, सन 1814 में अंग्रेजी इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंस ने रेल के इंजन का आविष्कार किया। तो बच्चों इसी पर, जेम्स वॉट के इंजन पर ही आधारित 1914 में एक अंग्रेजी इंजीनियर थे जिसका नाम था जॉर्ज स्टीफेंस, जिनके बारे में अभी आपने पढ़ा है। इन्होंने रेलवे के इंजन का आविष्कार किया। ठीक है, इंजन था पर ये धीमा इंजन था। ठीक है, पहला सफल पहला सफल इंजन रॉकेट सन 1829 में स्टीफेंस द्वारा तैयार किया गया। तो बच्चों पहले तो जो 1814 में स्टीफेंस ने बनाया वो बहुत ही हल्का था, पर बाद में उन्होंने 1829 में उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया जो जिसका नाम रॉकेट था। ठीक है, ये 30 लोगों के डिब्बे को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से खींच सकता था। ठीक है, मतलब ये डब्बे में 30 लोगों को बैठा के उनको खींच सकता था, और जिसकी रफ्तार होती थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यह बाद के भाग के इंजनों के लिए एक नमूना था, समझ लीजिए आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, जैसे ही समय हमारा बदलता चला गया, बदलते समय के साथ साथ इंजनों को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, और बच्चों इसने ना मोटर गाड़ियां, बसों, ट्रकों और रेल को क्या किया, अत्यधिक शक्तिशाली इंजन, पानी के जहाज, हवाई जहाज आदि के आविष्कारों को क्या किया, एक नया दिशा प्रदान कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास टीजीवी तथा बुलेट जैसी रेलगाड़ियां, अब हमारे पास बुलेट गाड़ियां हैं बच्चों, जो कि 450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और जानने योग्य तथ्य दिया है, क्या है वो, स्टीफेंसन का जन्म 1781 में नॉर्दर्न बर्लैंड में हुआ था, और इनकी पढ़ाई लिखाई रात्रि विद्यालय में हुई थी। ठीक है, स्थानीय खानों में पंप उपकरण का उपयोग करने के बाद ये भाप की मशीन के वैज्ञानिक बन गए थे, विशेषज्ञ बन गए थे। बच्चों फिर बारी आती है हमारे औद्योगिक क्रांति का। तो औद्योगिक क्रांति क्या है, देख लीजिए। मशीनी युग से पहले बच्चों, ठीक है, मशीनी युग से पहले हर एक पदार्थ या वस्तु हाथ के जरिए बनाई जाती थी। ठीक है, मशीन था नहीं तो सब कुछ हाथ से बनता था। ठीक है, तो बच्चों इससे क्या होता था कि जो शिल्पकार होते थे वो एक समय में सिर्फ एक ही चीज को बना पाते थे। ठीक है, शक्ति से चलित मशीनों के आने से, ठीक है, तो जब मशीनें आई बच्चों, तो उससे क्या हुआ, कारखाने बने, मशीन आए तो कारखाने बने, और जब कारखाने बने बच्चों तो उससे क्या होता है, हर क्षेत्र में प्रगति ही प्रगति देखने को मिलता है। पहले जहां पे एक समय में एक ही चीज बनता था, अब एक समय में कई सारी चीजें बन जाती हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, भिन्न भिन्न प्रकार की मशीनों से क्या हुआ, अलग अलग तरीके के उत्पाद बनाए जाने लगे। ठीक है, उसके बाद इन सबको एक जगह ला के एक पूरी सामान को बना दिया जाता था। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा अत्यधिक तीव्र तरीका था, इसीलिए अत्यधिक उत्पादनी भी कहलाया। ठीक है, अब बच्चों इसका मतलब ये था कि अत्यधिक उत्पादन का अर्थ है कि भारी मात्रा में माल का कम कीमत पर उत्पादन। ठीक है, तो अत्यधिक उत्पादन होने के कारण क्या हुआ, अत्यधिक उत्पादन आप कैसे कर सकते हो, मशीनी औजारों की मदद से। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद बच्चों देखिए, जो औद्योगिक क्रांति थी आपकी, ये हस्त निर्मित माल का मशीनों द्वारा निर्मित माल में रूपांतरण का चिन्ह है। ठीक है, तो देखिए जो औद्योगिक क्रांति था ना, ये हाथ से बनाए जाने वाले चीजों को मशीनों के जरिए बनाए जाने वाले चिन्हों का, मशीनों के जरिए बनाए जाने वाले चीजों का ये एक साइन है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत बच्चों 19वीं शताब्दी में हुई थी आपके इंग्लैंड में। ठीक है बच्चों, यहीं से आगे कारखाने बनाने का मतलब इंडस्ट्रीज को बनाने का प्रचलन शुरू हुआ था। ठीक है, गांव से लोग इन कारखानों में काम करने के लिए आते थे, और फिर धीरे धीरे बच्चों कस्बों के रूप में वो बढ़ जाते थे। ठीक है, तो शहर की समस्याएं जिनका हम सब लोग आज सामना कर रहे हैं, वो इसी समय से प्रारंभ हुई थी, क्योंकि अब इंडस्ट्री बन गई, तो इंडस्ट्री बनने का मतलब क्या कि शहर बनने शुरू हो गए। तो बच्चों जो भी समस्याएं आज हम शहरों में फेस कर रहे हैं, वो उस टाइम के लोग भी करते थे। माना जाता है कि ये सारी चीजें वहीं से शुरू हुई हैं। ठीक है, जैसे आपका वायु प्रदूषण, अत्यधिक भीड़, साफ सफाई की कमी, बीमारियों में तीव्र गति से वृद्धि, जाति विभिन्नता और सामाजिक अस्थिरता भी। ठीक है, अब बच्चों अब हम देखते हैं मशीनों को चलाने के लिए प्रयुक्त ईंधन। अब मशीन चलाना है तो हमें ईंधन चाहिए, तो वो कौन कौन से ईंधन थे बच्चों, चलिए देख लेते हैं। देखिए, खाने के लिए बच्चों अगर हमें खाना नहीं मिले, खाने के लिए अगर हमें खाना नहीं मिले, तो क्या हम कोई काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ठीक उसी तरीके से बच्चों, मशीन को अगर उनका खाना नहीं मिलेगा, मतलब उनका ईंधन नहीं मिलेगा, तो वो भी काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए कौन कौन सा ऊर्जा इस्तेमाल किया जाता है मशीनों में, वो कोयला, खनिज तेल, बिजली तथा अलग अलग स्रोत होते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं आपके इस अध्याय में आगे कि ईंधन के कौन कौन से स्रोत है और ईंधन क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला ईंधन जो इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका कोयला। ठीक है, तो देखिए कोयला जो है वो काले और भूरे रंग की चट्टान से आपको मिलता है जमीन के अंदर। ठीक है,
ये मशीनों में बच्चों पहले सबसे देखिए, मशीनों में सबसे पहले अगर कोई ईंधन इस्तेमाल किया गया था तो कोयला इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। किसी समय ये सभी औद्योगिक देशों का ऊर्जा का मुख्य स्रोत था। एक टाइम ऐसा था बच्चों कि ऊर्जा का सबसे प्रमुख अगर स्रोत कोई था तो वो कोयला ही था, ठीक है। कोयला जो है पृथ्वी के निचली सतह में बहुत गहराई में पाया जाता है, ठीक है, और इसको निकालना बहुत कठिन होता है, ठीक है। तो देखिए, प्रारंभ में क्या था कि जमीन के अंदर उतना नहीं था, ये ऊपर ही मिल जाता था, लेकिन हम मनुष्य ने इसका इतना इस्तेमाल कर लिया कि ये खत्म होने लगा, ठीक है। चलिए, अब कोयले की बढ़ती मांग की वजह से बच्चों मनुष्य ने उसको और खोदना शुरू किया। इसीलिए अगर आप देखोगे तो कुछ जो कोयले की खानें होती 3 से 4 किलोमीटर गहरी होती हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब आप जितना जमीन के अंदर जाओगे वो उतना ही महंगा और कठिन काम बनता जाएगा, ठीक है, और हमारे पास भंडार भी सीमित है। तो इसीलिए बच्चों लोगों ने क्या किया कि जब उन्हें ये पता चला कि अगर इसी प्रकार से हम कोयले का उपयोग करते रहेंगे तो एक समय पे ये खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए कोयले का उन्होंने क्या किया, विकल्प तलाशना शुरू किया। अब कोयले के बाद बच्चों जो दूसरा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला स्रोत है वो है आपका खनिज तेल। तो खनिज तेल क्या है बच्चों, देखिए, खनिज तेल की शुरुआत मतलब खनिज तेल की जो खोज थी वो सबसे पहले 1857 संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, ठीक है। तो यहाँ के वैज्ञानिकों ने ये खोजा कि खनिज तेल का उपयोग जो है आप ऊर्जा के स्रोत में भी कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ ऐसे इंजन बनाए जो इन खनिज तेलों की मदद से चल सके, ठीक है। तो देखिए, जमीन के नीचे से निकाला गया तेल तो सबसे पहली बात वो अशुद्ध होता है, तो आप उसको ऐसे इस्तेमाल कर नहीं सकते, ठीक है। तो जो जमीन के नीचे से हम तेल निकालते हैं उसे हम कच्चा तेल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इन तेलों को ले जाके तेल शोधक कारखानों में साफ किया जाता है और फिर इसके बाद इसको पेट्रोल, डीजल तथा केरोसिन आदि में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। देखिए, सन 1886 में डेमलर नामक एक जर्मन वैज्ञानिक ने बच्चों एक ऐसे इंजन को बनाया था जो पेट्रोल से चलता था आपका, ठीक है। तो देखो, अब ऐसे आविष्कार के बाद उस गाड़ी के उस इंजन के आविष्कार के बाद जो पेट्रोल से चलता था उससे क्या हुआ, गाड़ी और वाहनों का निर्माण हुआ, ठीक है, जो सड़क पर चल सकते थे, ठीक है। तो कौन कौन से आपके वाहनों का निर्माण हुआ जो सड़क पे चल सकते थे, वो कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल थे जो आपके डीजल पे या पेट्रोल पे चलते थे, ठीक है। तो वहीं पे बच्चों कुछ समय के बाद एक अन्य जर्मन इंजीनियर आए, ठीक है। तो कुछ समय के बाद एक अन्य जर्मन इंजीनियर आए जिनका नाम रुडोल्फ डीजल था। तो रुडोल्फ डीजल एक ऐसा इंजन बनाया था जो खनिज तेल के एक अन्य उत्पाद से चल सकता था, ठीक है। तो उस अन्य उत्पाद का नाम था आपका डीजल, ठीक है। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो डीजल जो है ना पेट्रोल से वो थोड़ा सा सस्ता होता है, ठीक है। तो फिर बाद में ऐसे हमारे वाहनों का निर्माण किया गया जो डीजल पे चल सकते थे क्योंकि वो पेट्रोल की तुलना में थोड़े सस्ते होते थे, ठीक है। तो चलिए, अब इसके बाद बच्चों देखिए, भूगर्भ शास्त्रियों का ये मानना है कि देखिए, भूगर्भ शास्त्री हमारे ये मानते हैं कि जो हमारा कोयला और खनिज तेल है इनका निर्माण कोई 100-200 साल में नहीं हुआ है, इनका निर्माण करने में हमें एक युग बिताना पड़ा है, ठीक है, हजारों साल लगते हैं। तो इसीलिए बच्चों देखिए, इनका निर्माण कैसे हुआ है, जब पृथ्वी के ऊपरी सतह में पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के अवशेष दब गए थे तब इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। चलिए, अब बच्चों फिर बारी आती है विद्युत की। विद्युत किस तरीके से हमारे ऊर्जा का स्रोत है, देख लीजिए। विद्युत जो है बच्चों, अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। इसका विकास बच्चों बहुत साल पहले नीदरलैंड में हुआ था जब एक मनुष्य जिनका नाम की लीडन जार है उन्होंने खिलौना बनाया था, ठीक है। इसमें 2 तार थे, ठीक है। इस खिलौने में 2 तार थे जिसमें से एक ग्लास में तथा जो ये 2 तार थे ना उस खिलौने के अंदर था और एक बाहर था, ठीक है। तो देखिए, जब इन्होंने उस खिलौने के तार को छुआ तो उसमें से चिंगारी जैसी कुछ निकली थी, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक और अमेरिकी वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब इस खिलौने के बारे में सोचा, ठीक है, वो कौन सा खिलौना था जिसको लीडन जार ने बनाया था, और जब उन्होंने ये सुना कि इस तार को छूने से चिंगारी निकलती है, ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा कि जो आकाश में चमकने वाली विद्युत है वो भी तो बिल्कुल एक जैसी, वो भी तो चिंगारी देती, वो भी तो चमकती है, ठीक है। तब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि उन्होंने कागज का एक पतंग बनाया, ठीक है। इन्होंने कागज का एक पतंग बनाया और उस पर एक प्रयोग करने का सोचा। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, जब आकाश में बहुत ज्यादा बादल था, बिजली था, तूफान आया हुआ था, तो उन्होंने धातु की एक चाबी को पतंग से और धातु की दूसरी चाबी को धागे के दूसरे सिरे में बांध दिया। मतलब पतंग के एक सिरे में उन्होंने धातु का एक चाबी बांधा और दूसरे सिरे में धातु का दूसरा चाबी बांध दिया, ठीक है। जब बिजली चमकनी शुरू हुई बच्चों तो उन्होंने धातु की चाबी को छुआ। जैसे ही बिजली चमकनी शुरू होती है तो उसी समय इन्होंने धातु को छुआ। उन्हें बच्चों उसी समय बहुत तगड़ा झटका
झटका लगता है, ठीक है। और उन्होंने इस विचार को साबित कर दिया कि लीडर जार तथा आकाश की विद्युत, जो आकाश की विद्युत है, दोनों एक बराबर है, ठीक है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो शायद यहीं से हमारे विद्युत की खोज हुई थी, ठीक है। वैज्ञानिक ने इसे बनाने की विधियां खोजनी प्रारंभ कर दी। तो जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस पर और ज्यादा शोध कार्य अपना शुरू कर दिया। सन 1800 में बच्चों इटली के एक वैज्ञानिक थे एलेक्जेंड्रो वोल्टा, इन्होंने एक बैटरी बनाई थी जो बहुत मात्रा में, मतलब आप कह सकते हो जो बहुत कम मात्रा में आपका बिजली का उत्पादन कर सकती थी, ठीक है। बाद में बच्चों इंजीनियरों ने और ऐसी मशीनें बनाई जिनसे आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में विद्युत का उत्पादन कर सकते हो। ये मशीन ने जनरेटर कहलाई। तो बच्चों इन मशीनों का नाम है जनरेटर, ठीक है। कोयला, खनिज तेल या गैस जैसे विभिन्न ईंधनों का उपयोग करके हम आज के जमाने में विद्युत का उत्पादन करते हैं। इसके बाद बच्चों बारी आती है हमारे जल विद्युत की, ठीक है। पानी से भी हम लोग विद्युत को उसका उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों हम बांध बनाते हैं, ठीक है, और बहते जल को बड़ी ऊंचाई से गिराकर टरबाइन में घुमाकर बिजली का उत्पादन हम लोग करते हैं, ठीक है। पहाड़ों में जो प्राकृतिक जल प्रपात होते हैं बच्चों, आप लोग मतलब हम मनुष्य से क्या करते हैं, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये हमारा आज के आधुनिक समय का विद्युत उपकरण, विद्युत जनरेट करने का तरीका है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों देखिए ऊर्जा के गैर परंपरागत सोर्स, ठीक है। स्रोत कौन कौन से है देख लीजिए, कौन कौन से गैर परंपरागत स्रोत है इसके बच्चों। देखिए ऊर्जा की मांग आए दिन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो ऊर्जा की आपकी मांग भी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो देखिए बच्चों जो ऊर्जा के हमारे पारंपरिक स्रोत है जैसे कि कोयला और खनिज, ये सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे और ये कोई 1-2 साल में तो बनेंगे नहीं, इनको बनने में फिर से एक युग हमें बिताना होगा, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए ना हमने दूसरा इनका ऑल्टरनेट खोजना शुरू किया है। तो वो ऑल्टरनेट्स हैं बच्चों आपके सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, कूड़ा करकट, ये जो कूड़ा करकट हम लोग फेंकते हैं ना, इससे भी हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों इन ऊर्जा के स्रोतों से क्या होता है कि आने वाले सदियों में लोगों को कष्ट नहीं होगा, ठीक है, भले ही कोयला या पेट्रोल खत्म भी हो जाए तो, ठीक है। तो देखिए बच्चों आप लोगों ने जो सौर ऊर्जा से चलने वाले चूल्हा और कैलकुलेटर के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। तो भारत में बहुत से गाँव में बच्चों घरों में गोबर गैस संयंत्र लगे हुए हैं। गाँव में अगर देखोगे ना आज भी हमारे भारत देश के गाँव में बहुत से घरों में गोबर गैस संयंत्र लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों भारत सरकार क्या है ना कि लोगों को ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के उपयोग पे ज्यादा बढ़ावा देने के लिए उनको प्रेरित कर रही है, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखिए इसीलिए बच्चों हम सभी मनुष्यों का ये कर्तव्य है कि ऊर्जा के सारे स्रोतों का, चाहे वो परंपरागत हो चाहे वो गैर परंपरागत हो, हम सबका सही उपयोग करें, ठीक है। यही है आपकी सौर ऊर्जा, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं कि इस पूरे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। तो सबसे पहले बच्चों हमने यही पढ़ा कि वर्तमान समय में हम अपने हर काम को करने के लिए मशीनों पर ही निर्भर है, ठीक है। आदि मानव द्वारा जो सबसे पहली धातु खोजी गई थी वो तांबा कहलाई, ठीक है। कोयला आपका काली और भूरे रंग की चट्टान है जो जल भी सकती है, ठीक है। विद्युत वर्तमान समय में बच्चों ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला स्रोत है। इसके अलावा बच्चों जल विद्युत है वो हम लोग बांधों के जरिए भी उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये अध्याय पूरा होता है। अब आप सभी लोगों को इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है, उसका अभ्यास कार्य पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार से हमारी एक्सपर्ट ने आपको हर एक चीज डिटेल में समझाई। आशा करती हूँ कि आपको इसे पढ़कर बहुत ज्यादा मजा आया होगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।